सुल्ताना ने नौकरानी को दरवाजे पर खड़ा रहने का इशारा किया ताकि वो बाहर नजर रख सके और खुद अंदर दाखिल हो गई। सामने दीवार के साथ फर्श पर ससी बैठी थी जिस पर बच्चल लट्टू हो चुका था। ए छोरी चल उठ, सुल्ताना ने पास जाकर उसे कहा तो ससी ने सर उठाकर ऊपर देखा। उलझे हुए बाल भी उसका हुस्न कम नहीं कर रहे थे। हाँ, आंखों में छाई हुई वीरानी उसके चेहरे की मासूमियत को गहना रही थी। अगर वो किसी हवेली में साईं के घर पैदा होती तो हिंद सिंध से उसके लिए रिश्ते आते। और बोली, नहीं जाऊंगी कहीं, बोल दो जाकर बच्चल को, मार दे मुझे। मार क्यों नहीं देता, उसे मुझसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अरे पागल छोरी, मुझे बच्चल ने नहीं भेजा, मैं सुल्ताना बेगम बच्चल की बीवी हूँ, तुम्हें यहाँ से निकालने आई हूँ। चल उठ, देर मत कर वरना कोई आ जाएगा। मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम सुल्ताना बेगम हो? वो तो बड़े खूबसूरत कपड़े पहनती है, जेवर से लदी भदी रहती है, और तुमने तो नौकरानियों वाले कपड़े पहन रखे हैं। कहीं साईं बच्चल मेरे साथ कोई और खेल तो नहीं खेल रहा? मुर्दा बकरी की तरह उसके सामने पड़ी है। शुक्र है कि उसने तुझे भूखे शेर की तरह चीर फाड़ नहीं डाला। चल उठ, इससे पहले कि कोई आ जाए और तेरे साथ भलाई करते करते खुद मेरे साथ बुरा हो जाए। ससी ने गौर से सुल्ताना के चेहरे की तरफ देखा जिसमें उसको खुद के लिए हमदर्दी नजर आ रही थी। वो जल्दी से सुल्ताना बेगम का हाथ पकड़कर खड़ी हुई मगर चक्कर खाकर गिर पड़ी। अगर सुल्ताना बेगम ने उसको संभाल ना लिया होता तो वो फर्श पर गिर जाती। मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हिम्मत कर छोरी, बस मेरे कमरे तक एक बार पहुंच जा, फिर तेरे लिए खाने पीने का इंतजाम भी करूंगी और यहाँ से निकालने का भी। ससी बचा कुचा जोर लगाकर खड़ी हुई। इस बार उसे सुल्ताना बेगम ने अपने कंधे का सहारा दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे से बाहर निकल आई। सूरज गरूब हो चुका था। गोदाम की लाइटें अभी तक किसी ने नहीं जलाई थी। गैलरी में मुकम्मल सन्नाटा और अंधेरा था। उसी अंधेरे का फायदा उठाकर वो वापस जनान खाने पहुंच गई थी। ए छोरी, जा जल्दी कर खाना ले आ, इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। इसकी गुमशुदगी ज्यादा देर छुप नहीं सकती, सुल्ताना बेगम ने नौकरानी को कहा, जो सर हिलाकर जल्दी से वापस पलट गई। मुझे अफसोस है छोरी, साईं ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। मैंने सुना है तुम्हारे कसम को साईं ने मार मार कर पागल बना दिया है। मुझे नहीं पता साईं, मैंने तो उसको देखा तक नहीं अभी, ससी ने रोते हुए जवाब दिया। चल ठीक है, रो मत, ये पानी पी, अपने होशो हवास बहाल कर खाना खाकर तुम यहाँ से निकल जाओ। जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, हो सके तो शहर चली जाओ। मैंने सुना है वहाँ लावारिस औरतों के रहने के लिए घर बने हुए हैं, तुम बाकी की जिंदगी वहीं रहकर गुजार लेना। इतने में नौकरानी ट्रे में खाना लिए आ गई। उसने ट्रे लाकर ससी के सामने रख दी। ससी ने खाना देखकर जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। बाहर की क्या खबर है? सुल्ताना ने नौकरानी से पूछा। साईं दिलावर आए हुए हैं बाहर और साईं बच्चल के साथ बैठे बातें कर रहे हैं। हवेली के सब मुहाफिज और कुत्ते वहीं पर मौजूद हैं। मगर बीबी जी, मुझे समझ नहीं आ रही, आप इसको हवेली से बाहर कैसे निकालोगी? छोरी, मुझे रानी ने बताया था कि ताहिर कैसे हवेली के अंदर दाखिल हुआ था। जिस रास्ते से वो आया था ठीक ससी भी उसी रास्ते से वापस जाएगी। इसके पास इस कैद से निकलने का बस यही एक रास्ता है, वरना हवेली के अंदर रहकर ये अपनी इज्जत और जिंदगी बहुत जल्द गंवा बैठेगी। ससी खाना खाते हुए बड़े गौर से सुल्ताना बेगम की बातें सुन रही थी और शहर की बजाय जबलपुर जाने का रास्ता भी सोच रही थी। दिलावर, इतने बंदे और बंदूकों के साथ हवेली आए हो, लगता है आज मेरी हवेली फतह करने का इरादा है। मगर मैं ये भी देख रहा हूँ तुम्हारी आंखें इधर उधर मुतलाशी नजरों से कुछ ढूंढ रही हैं। क्या बात है? साईं बच्चल, तुम वो बात करो जिसके लिए मुझे बुलाया है। रही बात बंदों की, तो हम दुश्मनदार लोग हैं, अपनी हिफाजत का बंदोबस्त भी करना पड़ता है। मुझे मालूम है कि तुम मेरे कहने पर क्यों यहाँ भागे आए हो, वरना कभी ना आते। तुम ताहिर को ढूंढ रहे हो ना? तुम्हें कैसे मालूम? ताहिर गुम है, साईं दिलावर धाड़ा। वो मेरे पास कैद है पिछले 2 दिनों से। तुम्हारी इतनी जुर्रत, मेरे बेटे को कैद में रखो और मुझे इतला भी नहीं दी। दिलावर, पुरसुकून रहो, वरना जिस गाड़ी पर बैठ कर आए हो उसी पर तुम बाप बेटे की लाश भेजूंगा। शुक्र करो वो अभी जिंदा है, वरना जो उसने हरकत की, मेरी जगह तुम होते तो बिल्कुल रहम ना खाते और उसकी गर्दन उड़ा देते। क्या कह रहे हो? क्या हरकत की है ताहिर ने? खुलकर बताओ। कादिर, इसे सारी बात बताओ। फिर कादिर ने शुरू से आखिर तक पूरा वाकया सुनाया। कादिर की बात सुनकर दिलावर का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। ओह पागल छोरे, ये तुमने क्या गलीज हरकत की, मेरा सर शर्म से झुका दिया। कहाँ है अब ताहिर? उसे मेरे हवाले करो, मैं उस पर नजर रखूंगा। वो फिर कभी बचलपुर नहीं आएगा। उसे नजर आना भी नहीं चाहिए दिलावर। मैंने वो रास्ता ही अभी अभी खत्म कर दिया है जिस पर उसने चलना था। मैंने रानी बेटी का निकाह कुरान से कर दिया है।
अब अपने बेटे को खुद समझाना, बचल हर बार उसको माफ नहीं करेगा। तुम भी अच्छी तरह जानते हो उसने जो हरकत की है, मुझे हक था कि मैं उसकी गर्दन उड़ा देता। कादिर जाओ, ताहिर को ले आओ और उसे दिलावर के हवाले कर दो। अब बाप जाने और उसका बेटा। कादिर ने पास खड़े बंदों को इशारा किया। वो अंदर गए और ताहिर को ले आए, जिसका सर नीचे झुका हुआ था। दिलावर ने बेटे को देखकर गुस्से से रुख मोड़ लिया। जब दिलावर ने सर उठाया तो बाप के पलटे रुख का मतलब समझ गया। सीधा जाकर पाँव में गिर गया और माफी मांगनी शुरू कर दी। दिलावर पाँव झटक कर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह जबलपुर रवाना हो गए। ताहिर मुहाफिजों के साथ अलहदा गाड़ी में मुजरमों की तरह बैठा हुआ था। 2 घंटे हो गए थे और दूर दूर तक मारवी का कोई नामो निशान नहीं था। रात फैल चुकी थी। सावल घर से खाना लेने गया हुआ था। वो अकेला उस भूतनुमा झोंपड़ी में परेशानी के साथ टहल रहा था। आखिरी बार उसने घड़ी पर वक्त देखा। मुकर्ररा वक्त से 10 मिनट ऊपर हो चुके थे। हाथ में पकड़े कागज को उसने गाड़ी के अंदर जाकर खोला, क्योंकि अंदर गाड़ी की लाइट में वो तहरीर पढ़ सकता था। शबीर हुसैन, जैसे कि मैं सोच रही हूँ, बचल मुझे वापस नहीं आने देगा और हवेली में कैद कर लेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जुल्म की दास्तानें शहर तक पहुंचे। सबसे पहले तुम इस नंबर पर कॉल करो। तुम्हारी बात एक नादिर बादशाह नामी शख्स से होगी। उसे कहो कि वो फौरन बचलपुर आ जाए और बताना कि बचलपुर के साईं ने मारवी को हवेली में कैद कर लिया है। उसे अब तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर तुमने जो तस्वीरें खींची हैं, गाड़ी में पड़े मेरे लैपटॉप से अखबार के दफ्तर भेज दो। उन्हें ये मत बताना कि मैं कैद हूँ। ओह मारवी मैडम, ये आपने क्या किया? जानते हुए मुसीबत को गले लगा लिया। शबीर हुसैन बुड़बुड़ाया और जेब से मोबाइल निकालकर कागज पर लिखा हुआ नंबर मिलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद किसी ने कॉल अटेंड की और अपना नाम असलम बताया। उसने नादिर से बात करने को इसरार किया, मगर वो शख्स उसे खुद से बात करने को इसरार कर रहा था। आखिरकार तंग आकर उसने मारवी की तहरीर लफ्ज पर लफ्ज पढ़कर उसे सुना दी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस पागल से जान छुड़ाना आसान नहीं। मारवी का नाम सुनकर वो कॉल काट कर चला गया था। शायद उसे अब मामले की नजाकत समझ आ गई थी। बाहर सावल खाना लेकर आ गया था। उसने जल्दी जल्दी लैपटॉप खोलकर आज की खींची गई सारी तस्वीरें मुकम्मल स्टोरी के साथ दफ्तर भेज दी। सावल मारवी को ढूंढ रहा था, मगर उसे उसने बता दिया कि वो हवेली से वापस नहीं आई, इसलिए खाना खाकर लेट जाओ। कल शहर से एक गाड़ी बचलपुर आएगी, उसको यहाँ लेकर आना है। फिर उनसे बात करके आगे का मंसूबा बनाएंगे। नादर भाई, भाई भाई उठो, दरवाजा खोलो भाई। असलम ने जैसे शब्बीर हुसैन की कॉल सुनी, उसके हाथों के तोते उड़ चुके थे। उसे बस ये पता था कि मारवी मैडम की जान को खतरा है और उड़कर वहां पहुंचना था। क्या हुआ असलम? कयामत आ गई है क्या? अभी तो साथ थे, फिर क्या हुआ? भाई भाई वो मारवी मैडम, आप चलो बस जल्दी करो, बचलपुर जाना है। क्या क्या हुआ मारवी को? और ये बचलपुर कहाँ है? मैंने आज तक कराची में इस इलाके का नाम नहीं सुना। अरे भाई, ये कराची में नहीं, हैदराबाद से आगे थर का इलाका है। मारवी मैडम वहाँ काम के लिए गई थी, मगर वहाँ के वडेरे ने उसे कैद कर लिया है। आप चलते क्यों नहीं? बातें हम रास्ते में भी कर लेंगे। तुम्हें ये सब किसने बताया? उसके कैमरामैन ने जो उसके साथ था। अच्छा चलो फिर चलते हैं, लंबा सफर है भाई। उम्मीद है कल दोपहर तक वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर अभी ताखीर किए बगैर निकल गए तो तुम गाड़ी में बैठो, मैं जरूरी सामान लेकर आता हूँ। जरूरी सामान से वो समझ गया कि नादर अपना पिस्टल उठाने गया है। जिस रास्ते से ताहिर आया था उसी रास्ते से सुल्ताना और नौकरानी ने ससी को वापस भेज दिया। अगरचे ये इतना आसान नहीं था, मगर जब मौत आपके पीछे पड़ी हो तो जिंदगी बचाने के लिए आपको अपनी सारी तवानाई खर्च करनी पड़ती है। साईं दिलावर और उसके बंदूक बरदार बंदों की हवेली में मौजूदगी की वजह से कादिर ने हवेली के सारे मुहाफिज और कुत्तों को साईं बच्चल की हिफाजत के लिए इधर ही जमा कर रखा था, जिसकी वजह से ससी को हवेली से फरार होने में कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई। ससी दीवार से दरख्तों का झुंड पार करके जबलपुर जाने वाले रास्ते पर दीवानावार भागना शुरू हो गई, मगर थोड़ी ही दूर जाकर उसकी टांगें जवाब दे गई। सर चकराने लगा। कई दिनों से कमरे में बंद रहने की वजह से उसकी टांगें जैसे चलना भूल ही गई हों और वह जमीन पर गिर गई। सर चकराने की वजह से उसे ऐसे लग रहा था जैसे साईं बच्चल अपने कुत्तों के साथ उसका पीछा कर रहा है, मगर ये सब उसके दिमाग का डर था, खौफ था, जो पिछले कई दिनों से हवेली में कैद रहकर उसके आसाब पर सवार हो चुका था। बची कुची ताकत समेटकर वो उठी और अब की बार वो रास्ते से हटकर चलना शुरू हो गई। उसे डर था कि जब उसकी तलाश शुरू की जाएगी तो जरूर उसको जबलपुर जाने वाले रास्ते पर ढूंढा जाएगा। कादिर, आज 2 मुसीबतें मेरे सर से उतर गईं। काफी दिनों के बाद मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। रानी और ताहिर दोनों का मसला एक साथ हल हो गया। आज ऐसा जाम बना कि जो मेरे जिस्म के एक एक हिस्से को मदहोश कर दे।
حضور آپ کو مدہوش کرنے کے لیے سسی اور وہ شہر کی چھوری موجود ہیں، دونوں بند بوتل کی شراب ہیں، کیوں خود کو اس بد ذائقہ کے منہ لگاتے ہو؟ ویسے بھی سسی کو بہت وقت مل چکا ہے، جائیں اور آج اپنا پہلو اسی ناگن سے گرم کریں جو آپ کے سینے پر لپیٹا مار کر بیٹھی ہے۔ قادر بڑا بدماش ہو گیا ہے، جھمری کو بولو اسے گودام سے نکال کر کمرے میں لے جائے، آج کی رات ہماری محبت کی رات ہوگی۔ قادر نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جھمری کو آواز دے کر سسی کو کمرے میں لانے کا کہا۔ جھمری گودام کی طرف چلی گئی، مگر چند لمحوں بعد دوڑتی ہوئی واپس آئی اور ہاتھ جوڑ کر ڈرتے ہوئے بولی، سائیں سسی گودام میں نہیں ہے۔ کیا کہہ رہی ہو جھمری؟ سسی گودام میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ تمہیں صحیح نظر نہیں آیا ہوگا جھمری، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ قادر اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر چلا گیا، مگر وہ بھی جھمری کی طرح تھوڑی دیر بعد گھبرایا ہوا واپس آیا۔ سائیں، لگتا ہے سسی بھاگ گئی ہے، سارا گودام خالی پڑا ہے، کمرے بھی خالی پڑے ہیں۔ قادر، کیا کہہ رہے ہو؟ معلوم ہے تمہیں آج تک کوئی حویلی کی یہ اونچی دیواریں پھلانگ کر نہیں بھاگ سکا۔ بھاگنا تو دور کی بات، یہ بات کسی کے ذہن میں بھی نہیں آئی ہوگی، پھر کیسے ایک کمزور سی نازک سی چھوری بھاگ گئی؟ قادر، مجھے سسی چاہیے ورنہ پورا بچل پور جلا کر راکھ کر دوں گا۔ سائیں، وہ بھاگ کر کہاں جا سکتی ہے؟ میں ابھی اسے پکڑ کر لاتا ہوں۔ قادر بندوں کو اونچی آواز دیتا ہوا باہر جانے کو مڑا تو بچل نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ قادر، چھوری بڑی تیز ہے، شکاری کتے لے آؤ، اسے سسی کی جگہ سنگھاؤ اور پھر ان کو حویلی کے باہر کھلا چھوڑ دو، وہ سسی کو پاتال سے بھی ڈھونڈ کر لے آئیں گے۔ جلدی جلدی کتوں کو لایا گیا، گودام میں جہاں سسی بند تھی وہ جگہ سنگھائی گئی، پھر حویلی کے دروازے پر لا کر ان کے گلے سے زنجیر نکال دی گئی۔ دونوں کتوں نے منہ اوپر کر کے ناک کو سکیڑا، پھر بھونکنا شروع ہو گئے۔ ان کا رخ دیوار کے ساتھ درختوں کے جھنڈ کی طرف تھا۔ وہاں سے بو لینے کے بعد وہ سسی کے قدموں کی بو سونگتے ہوئے جبل پور والے راستے کی طرف مڑ گئے۔ کتوں کو مڑتا دیکھ کر قادر کے شیطانی چہرے پر ایک بار پھر سے شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔